अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे इस चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। बहुत ही एक जबरदस्त वीडियो लेके आए हैं, इस वीडियो को देखते हैं। इस वीडियो के ऊपर हमारा ओपिनियन अगर आप जानना चाहें तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मेरा नाम है नदीम इकबाल जंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। यहाँ किसान 600 करोड़ 1000 करोड़ टर्नओवर वाली मल्टीनेशनल कंपनी चला रहे हैं। रुपया कितना लगा इतनी बड़ी कंपनी? 580 करोड़ का अभी हमने इन्वेस्टमेंट किया है टोटल मिला के। इस साल भी मैंने 2 फार्म रखे हैं, 700 बीघा के आसपास खेती कर रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी वो सिस्टम, वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो वाकई में आलू को गोल्डन करेंसी बना रहा है। तो बहुत ज्यादा ठंड है, -25 डिग्री टेम्परेचर है। यहाँ किसान खेती मजबूरी में नहीं बिजनेस के लिए कर रहा है। तो आपने अभी बताया कि मतलब कि 1200 फीट नीचे है पानी। हाँ। हमारे यहाँ 5 फीट पे पानी। ये मुफ्त में कोई मिलती है ना चीज तो उसकी मूल्यांकन कम हो जाता है, उनकी वैल्यू कम हो जाती है। हमारे पानी नहीं है, एक एक बूंद की हम इज्जत करते हैं। तो जब गुजरात सालों पहले 2090s के टाइम पे ये कर सकता था, तो क्या बिहार आज की डेट में, आज के नए भारत में नहीं कर सकते? ये सवाल है। मैं गुजरात के दीसा में खड़ी हूँ और यहाँ छोटे छोटे जो किसान हैं जिनके पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, वो बड़े बड़े जमीन लीज पर लेके खेती करते हैं, क्योंकि उनके लिए खेती एक बिजनेस है। वो अपने खेत का आलू यहाँ के बड़े बड़े जो जाइंट्स हैं जैसे कि मकेन, पैप्सिको और गुजरात में भी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, उनको डायरेक्ट बेचते हैं। आप जितने भी लोग लेस खाते हैं ना, आपको पता है भारत में ये जो लेस का पैकेट है, इसमें जो आलू है वो कहाँ से आया है? वो गुजरात से आया है। और गुजरात जो है वो केवल 7% आलू प्रोड्यूस करता है पूरे देश का। और सबसे लार्जेस्ट कौन है आलू प्रोडक्शन में? यूपी है, बिहार है, मध्य प्रदेश है। चौथे नंबर पे आता है जी गुजरात। लेकिन गुजरात अपने क्वालिटी पर, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे कैसे काम करता है, सप्लाई चेन पे किस तरीके से गुजरात ने इतने सालों में किया है, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले आइए मैं आपको गुजरात की बड़ी बड़ी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां, जिसमें से एक के अंदर मुझे घूमने का मौका मिला, फार्मटन, उसमें लेके चलती हूँ और यहाँ के किसानों की जिंदगी और उनकी लाइफस्टाइल दिखाती हूँ। आपका घर तो बहुत बड़ा है, बहुत खूबसूरत है। नमस्ते नमस्ते। मतलब ये कोई सोच सकता है कि ये किसान का घर है? ऐसे होते हैं हमारे देश के किसान, अगर टेक्नोलॉजी अगर सही खेती करे तो। हाँ जी सही बात है। तो टोटल कितना बीघे में खेती कर रहे हैं आप? 700 बीघा के आसपास खेती कर रहा हूँ मैं। 700 बीघा? हाँ, बराबर लीज में है। लीज में है? खुद की नहीं है, खुद की हमारे पास 50 बीघा है। खुद के आपके पास 50 बीघा? हाँ 50 बीघा। आपका कितना टर्नओवर है? करीबन हो जाता है 10-12 करोड़, 10-12 करोड़ का टर्नओवर हम कर लेते हैं। 10-12 करोड़? हाँ कर लो। वो मुनाफा नहीं होता, मुनाफा इतना होता तो फिर क्या बात है, हेलीकॉप्टर बसा लेते सब किसान। अच्छा खेता भाई, एक बात बताइए, जैसे आप इतना काम करते हैं, है ना, तो खतरा भी रहता होगा, कभी इतना टेंशन भी होता होगा, तो मुझे एक बात बताइए, आप अपने हेल्थ के लिए इंश्योरेंस वगैरह करवाते हैं कि नहीं करवाते? देखो वो तो कॉमन सी बात है मैडम। अच्छा। हम हमारे पशु, हमारा ट्रैक्टर का भी पॉलिसी रहता है, हमारा खुद का पॉलिसी रहता है, पूरे परिवार का पॉलिसी रहता है। भारत सरकार भी कह रही है कि इंश्योरेंस लेना चाहिए, और अभी तो हमारे किसानों के तो बैंक भी ले रही है, और वो ऐसे भी फैमिली के लिए अच्छा है। खेताराम गुजरात के गाँव में रह करके हेल्थ इंश्योरेंस जैसी बातें कर रहे हैं, लेकिन भारत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ना हेल्थ इंश्योरेंस और ना ही लाइफ इंश्योरेंस से अवेयर हैं। तो आज का जो हमारा पार्टनर है डिट्टो, वो इसी अवेयरनेस को फैलाने का काम करता है कि हमें कौन सा लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए, हमें कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, कौन सी पॉलिसीज़ हमारे लिए अच्छी हो सकती है, क्योंकि मार्केट में तो बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं, कुछ स्कैम भी होता है। तो इन्हीं सारी चीज़ों का अवेयरनेस जो है वो डिट्टो फैलाता है अपनी मास्टर क्लास से। डिट्टो ज़ीरोधा बैक्ड कंपनी है और अभी तक लगभग डिट्टो पर 10 लाख भारतीयों ने अपना भरोसा दिखाया है। और ये जो सबसे खास बात है कि डिट्टो कोई इंश्योरर नहीं है, मतलब वो इंश्योरेंस नहीं बेचते, वो एग्रीगेटर है। मतलब वो इंश्योरेंस के बारे में लोगों को अवेयर करवाते हैं कि आपके लिए कौन सा इंश्योरेंस जो है वो अच्छा हो सकता है।
हर वीकेंड इनकी मास्टर क्लासेस होती हैं। अभी तक लगभग 50,000 लोगों ने इनके मास्टर क्लास को अटेंड कर लिया है। लगभग 100 सीट उन्होंने राजधर्म के सब्सक्राइबर के लिए बुक कर रखा है। अगर आपको भी डिट्टो की ये इंश्योरेंस वाले लाइफ और हेल्थ, ये दोनों इंश्योरेंस वाली अगर आपको क्लासेस लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां पर क्लिक करिए और उनके आने वाले वीकेंड की जो क्लासेस हैं उनके लिए आप बुक कर सकते हैं। तो अभी हम लोग खेता भाई के कोल्ड स्टोर पे हैं और दीसा के अंदर आप मुझे बता रहे हैं कि 150-200 कोल्ड स्टोरेज है। ऐसे ही इतने बड़े बड़े 150 से ऊपर 150 से ऊपर। हाँ, डीसा में 150 से ऊपर, बनासकांठा में 200 से ऊपर। अच्छा, तो यहाँ पे आप कौन सा आलू रखते हैं? यहाँ पे खाने वाला यहाँ और पे प्रोसेसिंग वाला ये भी? अयोध्या कोल्ड स्टोरेज है। मेरे पास अच्छा। 2 स्टोर है, एक विकास है, एक अयोध्या। अच्छा, यहाँ पे मैं प्रोसेसिंग वैरायटी के आलू रखता हूँ, प्रोसेसिंग। जैसे चिप्स के पोटैटो है एलआर, हाँ, फ्रेंच फ्राई के है संताना। अच्छा, ये वाला जो आलू है हाँ। ये कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेसिंग वाला आलू? हाँ हाँ हाँ, प्रोसेसिंग वाला प्रोसेसिंग। इसका क्या बनेगा? ये उसका फ्रेंच फ्राई बनेगा। फ्रेंच फ्राई बनेगा। फ्रेंच फ्राई बनेगा। तो ये कौन सी कंपनी के साथ आपका है? ये अभी मैंने तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मकेश कंपनी का किया था, मगर मकेन्स। इसको बालाजी को भी देते हैं हम। हाँ। और चिप्स का आलू बालाजी वेफर्स को भी देते हैं। अच्छा, अब आप ये है आपका कोल्ड स्टोर यहाँ जी पे? जी। अच्छा, अरे वाह, ये तो बहुत ठंडी ठंडी में आपने रख रखा है। आ जाइए। अरे ऐसा लग रहा है मैं आलू के पूरे मॉल में आ गई हूँ, यहाँ पे सिर्फ आलू ही आलू है। और ये सब का सब जो होगा चिप्स बनाने में यूज़ होगा। ये ऑलरेडी इसका मार्केट, इसका खरीदार तय है, किसको कौन खरीदने वाला है, और इनका फ्यूचर भी तय है किससे बनने क्या वाला है। जो शायद आप और हम जो लेस के पैकेट खाएंगे वो इसी आलू होगा। इसी आलू से होगा, इसी आलू से होगा। एयरपोर्ट पर जाओगे तो भी यही मिलेगा, लीज का, पेप्सी का, बालाजी का, हल्दीराम का। वो किसी खेता भाई के खेत से निकल के खेता आलू, भाई जैसे हजारों खेता भाई है यहाँ पे। हजारों खेता भाई है उनके, वो खेतों से निकल के खेतों से निकल जाएगा। ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो लोग जैसे जब कोल्ड स्टोरेज बनाते हैं तो उसमें कितना गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, ठीक है, और कितना आपको अपनी जेब से लगाना होता है? ये जो कोल्ड स्टोरेज व्यवसाय है उसके अंदर 2 प्रकार की सब्सिडी है। हमारी गुजरात गवर्नमेंट भी सब्सिडी दे रही है, अच्छा, और भारत सरकार भी दे रही है। अच्छा, तो कम से कम 10 से 11 करोड़ रुपए होंगे। 10 से 11 करोड़ रुपए, हाँ। ठीक है। और उसमें 30% से लेकर 35% तक सब्सिडी अप्रूव मिलती है। वो हमारे जो हमने जो बैंक से ऋण लिया है उसके अंदर वो क्रेडिट हो जाती है डायरेक्ट गवर्नमेंट से। और बैंकों का भी सपोर्ट जबरदस्त है यहाँ पे। हाँ। करीबन 80% लोन बैंक देती है। 80%? 80%। और यहाँ की भूमि, यहाँ का पानी, और यहाँ के हमारे साहसिक व्यापारी और किसान, सब ने ये मिलके, पंचतत्व शक्ति इकट्ठी होके हम आगे बढ़े हैं। इसका ये मैडम परिणाम है। मुझे बहुत अच्छा लगा Thank आपसे you। मिलके, बहुत अच्छा लगा जी, मुझे जी, आपसे जी। मिलके। मतलब जब मैं ऐसे किसानों को देखती हूँ, जब मैं ऐसी चीज़ों को देखती हूँ तो मैं इतनी इंस्पायर होती हूँ ना कि पूछो मत। और मुझे लगता है कि अगर सब मिलके कुछ ना कुछ करना चाहें, क्योंकि क्षमता तो मेरे ख्याल से हमारे भारत के हर स्टेट में है। और जहाँ जिस वक्त जिस जगह मैं बैठी हूँ अभी, आपके गांव का नाम क्या है इस जगह? मालगढ़। यहाँ पानी 800-900 फीट पे आता है। इधर आओ बाबू, कहाँ के हो? बिहार से? ये आप बेशकीमती आलू पकड़िए। हाँ, पकड़ा है ना? इधर आइए, इधर बैठ भाई। ये हमारे बिहार के भाई हैं। डिस्ट्रिक्ट है तेरा? मैं पूछती हूँ खेता भाई, मेरे बिहार के हैं ये। मैं भी थोड़ा रिपोर्टर, क्या नाम? मुझे भी थोड़ा रिपोर्टर बनना है? असिस्टेंट रिपोर्टर। असिस्टेंट। चलिए, कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो? सुपौल डिस्ट्रिक्ट, बिहार सुपौल। पप्पू यादव जहाँ के हैं, के। जी। है ना? क्या क्या होता है आपके यहाँ? सबसे ज्यादा क्या क्या होता है? खेती बाड़ी। किस चीज़ की होती है? खेती में मकई सबसे ज़्यादा है, गेहूं है, चावल है, ये 3 चीज़ बहुत ज़्यादा है। आप मुझे एक बात बताओ, जैसे आपके यहाँ मकई होता है सबसे ज़्यादा, कॉर्न, जिससे कॉर्नफ्लेक्स बनता है, कॉर्न बनता है, कॉर्न पाउडर बनता है, कॉर्न स्टार्च बनता है, और पॉपकॉर्न जो हम लोग इतने महंगे महंगे जो हम थिएटर्स में खाते हैं। मैं खेता भाई आपसे पूछना चाहती हूँ, इधर आइए, इधर जाइए, इधर बैठिए। जी। क्या ये गुजरात के किसान हैं और ये मेरे पास एक बिहार का युवा है। कितनी उम्र है भाई आपकी? 22 साल। 22 साल की युवा है, और ये गुजरात में मजदूरी कर रहे हैं आप यहाँ पे? जी। क्या काम करते हैं? वो कट्टा बाहर निकालने का काम। कट्टा बाहर निकालने का काम है। ठेका रखा है। ठीक है, ठेका रखा है अपना। ठेका रखा है, कट्टा बाहर निकालने का काम करते हैं, मतलब मजदूरी ही काम करते हैं। आपके साथ कितने लोग आए हैं? हमारे लोग अभी ये इधर 12 आदमी है हमारे। 12 आदमी आपके यहाँ पर आए हैं। खेता भाई, एक बात आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइएगा। इस बच्चे ने बताया 22 साल का लड़का है और ये बहुत सालों से काम कर रहा होगा, तो क्या बिहार में जो मकई होता है सबसे ज़्यादा, कौन? जी, हम भी यहाँ यूज करते हैं मकई को। करते हैं ना? कौन को यूज करते हैं? कौन को?
मैं एज अ बिजनेसमैन आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या जो हमारे यहाँ मकई जो सबसे ज़्यादा होती है, कॉर्न, ठीक है, सबसे ज़्यादा होता है, क्या उसका बिजनेस बन सकता है कि नहीं बन सकता है? 100% बन सकता है, 100% बन सकता है। अपने जो पैकिंग में यूज कर रहे हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं से तो आता ही है। तो जहाँ पे जो इसका प्रोडक्शन है अगर जो वहाँ से जो होता है तो वहाँ का एरिया भी अच्छा बन सकता है, वहाँ के किसान भी एक प्रोत्साहन मिल सकता है और वहाँ का डेवलपमेंट विस्तार भी हो सकता है। डेवलपमेंट एरिया कैसा है तुम्हारे सुपौल में? सुपौल में ठंडा है, मतलब ये इलाका ठंडा है, वो खेती बाड़ी के लिए है बस। खेती बाड़ी के लिए कोई ऐसी जैसे गुजरात में आप जितने भी सालों से हो, जैसे यहाँ पे इतने बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे मकेन है और भी बहुत सारी कंपनियां देखे होंगे। हाँ देखा। ऐसा कुछ कभी मन में सोचा कि क्यों नहीं हमारे बिहार में आ पाया? कभी मन में सवाल आया? सवाल तो आएगा ही क्या सवाल आता है बताओ? कि क्यों नहीं आया, सरकार की वजह से नहीं आया, कि यहाँ के लोग की वजह से नहीं आया, कि यहाँ की मिट्टी की वजह से नहीं आया। तो वहाँ का थोड़ा सा मिट्टी का भी दोष है, ढीला मिट्टी है, वो कारखाना इतना बड़ा बड़ा बैठ नहीं सकता, जहाँ तक मेरा मानना है। पूरा ढीला। कहता भाई अब जैसे ये बच्चा बोल रहा है कि मिट्टी का दोष है, कारखाना नहीं बैठ सकता है, ऐसा है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। बिल्डिंगें तो बनी हुई होगी ना, आपको बिल्डिंगें बनी होगी, रेसिडेंट मकान होंगे, दूसरे प्रकार की भी फैक्ट्रियाँ होगी। तो फैक्ट्री तो कहीं भी जगह पे बन सकती है, रेगिस्तान में भी अगर बन सकती है तो वहाँ का मतलब चलाने वाला जो वहाँ का सरकार है उनका पूरा दोष है। लेकिन मैं बोला मेरा ये मानना है कि मतलब कि मिट्टी ढीली है, हाँ, तो उस पर बड़ा कारखाना मैं अपना राय दिया हूँ। अपना राय दिया, कोई बात नहीं भाई, मैं इस राय को तुम्हारे बिल्कुल वो नहीं कर रही हूँ। लेकिन जैसे बिहार यहाँ तो आपने अभी बताया कि मतलब कि 1200 फीट नीचे है पानी, हाँ। हमारे यहाँ 5 फीट पे पानी। 5 फीट पे पानी? हाँ, भाई आप नसीबदार हो, आपको इतना पानी मिला है। ये मुफ्त में कोई मिलती है ना चीज़ तो उसकी मूल्यांकन कम हो जाता है, उनकी वैल्यू कम हो जाती है। हमारे पानी नहीं, एक एक बूंद की हम इज्जत करते हैं। अब इनसे मिलिए, ये भी गुजरात के किसान ही हैं। आज से एक जनरेशन पहले इनके पिताश्री खेती किया करते थे, मतलब आलू प्रोड्यूस करके कंपनियों को बेचा करते थे। आज इनके बेटे ने 560 करोड़ की कंपनी तैयार की है और 15 देशों को अपनी कंपनी का फ्रेंच फ्राइज और फ्रोजन फूड एक्सपोर्ट कर चुके हैं और इनके आने वाले समय में 25 और देशों को फ्रोजन फूड एक्सपोर्ट करने का प्लान है। कितना लागत लगा आपको इतनी बड़ी कंपनी सेटअप करने में? लागत तो 2.5 साल लग गया मेरे को। ये तो आपने समय बताया, अब थोड़ा रुपया भी बताइए, रुपया कितना लगा इतनी बड़ी कंपनी? 580 करोड़ का अभी हमने इन्वेस्टमेंट किया है टोटल मिला के। अभी कुछ बाकी है, वो अभी होगा। इसमें से रिटर्न कितना सोच रहे हैं कि कितना रिटर्न आप कितने सालों में निकालें? रिटर्न हम 6 से 7 साल में निकालना चाहिए। अच्छा, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां लगाने का गुजरात में मतलब कैसे पॉसिबल हो जाता है कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां इजीली यहाँ पे लग जाती हैं? क्या है ऐसा? नहीं, हमारा तो रीजन वही था कि हम तो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए किसान थे। हमारा 60 साल से हमारा आलू का बिजनेस ही है। आपके जो फादर थे वो खेती करते थे आलू की? हाँ, आलू की खेती करते थे। हमारा जो सेकंड जनरेशन तो हम हो गया, हमारा जो बेटा वो 3rd जनरेशन वाले हैं, वो सारे अभी प्रोजेक्ट संभालेंगे, देखेंगे। अच्छा, यस। तो मतलब ये मुझे अपनी स्टोरी बता रहे थे कि इनके जो फादर थे वो खेती करा करते थे। 96 में उनकी डेथ हो गई थी। जब आपके पिता की मृत्यु हुई तब आपने सोचा था कि इतना सब कुछ हम लोग कर पाएंगे? नहीं सोचा था, लेकिन हिम्मत रखी थी। मैं 10 में पढ़ रहा था, तो उसी दिन से मेरी एग्ज़ाम थी, लास्ट बाकी थी, तो हम तो गए भी नहीं। उसके बाद स्कूल भी नहीं गए पढ़ने के लिए। 10th के बाद आप स्कूल ही नहीं गए? नहीं गए। हम तीनों भाई थे साथ में, मिलजुल के सब रात दिन देख के इतना तक पहुँचे। अभी हमने 10 कोल्ड स्टोरेज है मेरा डीसा में, और जगह पे 2-3 कोल्ड स्टोरेज है। एसएस पाइप की फैक्ट्री भी है, मेरा आयुसेल का पेट्रोल पंप भी है। जब आपके फादर ने जब आपके फादर की डेथ हुई थी तब आपके पास कितनी ज़मीन थी? 30 बीघा। अभी कितना है? 700। ये होती है तरक्की, होती है ग्रोथ। माइंडसेट क्या था, क्या माइंडसेट लेके चल रहे हैं? सबसे पहले जो फादर एक्सपायर हो गए थे तब तो हमारा कुछ नहीं था। वैसे धीरे धीरे करते करते हमारा एक कोल्ड स्टोरेज बनाया, 99 में दूसरा कोल्ड स्टोरेज बनाया, 2007 में तीसरा बनाया। वैसे करते करते 2014 में 3-4 कोल्ड स्टोरेज हमने बैंक से उठाए। वैसे करते 10 कोल्ड स्टोरेज वहाँ पे ले गए। जो भी पैसा बच रहा था वो सारे एग्रीकल्चर में लगा रहे थे, ज़मीन परचेज़ करने में। तो उसी हिसाब से हमने 700 बीघा जगह इकट्ठा किया।
अब चलिए इनकी कंपनी देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आलू से फ्रोजन फूड्स और फ्रेंच फ्राइज तैयार किया जा रहा है। तो ये एंट्री पॉइंट है फूड अच्छा। इंडस्ट्री में। आपको कपड़े चेंज करके हाँ। कैप लगा के जो भी बेसिक हाइजीन हैंड वॉश एंड सैनिटेशन करके फैसिलिटी में एंटर होना है। अच्छा, फिर बिना उसके नहीं जा सकते? नहीं जा सकते। और ये जो है ये आपको दिख रहा है, इसको एयर शावर बोलते हैं। मतलब बाहर से जितना भी डर्ट वगैरह अगर कुछ होगा, कुछ एयर होगा तो वो सब क्लीन होगा, उसके बाद हम लोग जो है वो प्लांट के अंदर एंट्री करते हैं। चलिए। वाह, जैसा आपने मुझे कहा था कि बिल्कुल एयरपोर्ट जैसा लगेगा, बिल्कुल वैसा लग रहा है। अच्छा, ये पहला स्टेप है। यहाँ से ये ट्रक में आलू आते हैं। कोल्ड स्टोर हमारा यहाँ पास में ही है, उसके हिसाब से प्लानिंग के हिसाब से आलू आते हैं। अच्छा आलू यहाँ पे चेक होते हैं लेबोरेटरी में। अच्छा, चेक करने के बाद अगर ये पैरामीटर हमारा मैच करता है ओके। तो उसको अनलोडिंग का परमिशन दिया जाता है और ये यहाँ से अनलोड होके ये प्लांट के अंदर जा रहे हैं। ये कौन सा वैरायटी है आलू का? इतना बड़ा आलू है, ये इतना बड़ा, देखो। ये फ्रेंच फ्राइज का वैरायटी है, स्पेशल वैरायटी, जो नीदरलैंड में इसका पूरा टिश्यू कल्चर लैब से पूरा इंडिया में लैब में ग्रो होता है। क्या नाम है इसका? संतना आलू? संताना आलू है। संताना। और पूरे भारत में कहाँ पे उगता है? सिर्फ ये गुजरात में? ये अभी पहले जो स्टार्ट हुआ था वो गुजरात में हुआ था, अभी यूपी में और एमपी में दोनों जगह हो रहा है। तो ये बाहर से कन्वेयर बेल्ट से ये अंदर आया? बेल से बाहर से अंदर आता है। हाँ। फिर ये ग्रेडर है। अच्छा यहाँ पे हमको जो साइज चाहिए, अच्छा, उस साइज में हम उसको ग्रेड आउट करते हैं। हाँ। कि कितनी लंबाई आ रही है, तो अच्छा। लेंथ के पैरामीटर के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे ग्रेडर सेट करते हैं। ओके। छोटे आलू यहाँ निकल जाते हैं। ये जो है वो बाहर से ऐसे आलू आ रहा है। वो इतने बड़े आलू हैं ये संतना आलू, और गुजरात में ही आ रहा है बस। ये बीन में जा रहे हैं, स्टोरेज बीन में। अच्छा, ये दोनों ही बिन्स में कितनी कैपेसिटी है इसकी? ये 40 टन का एक साइलो है। 40 टन का 40 टन एक का एक साइलो। साइलो। और ये सारी कंपनियां हैं कहाँ की? ये ऑलराउंड कंपनी पंजाब में है। ओरिजिनली ये नीदरलैंड की कंपनी है। ओरिजिनली नीदरलैंड्स की यस, कंपनी। और पंजाब में बन रहा है ये इसका PLC में ये प्रोग्राम है। यहाँ से हम कौन सा बिन सिलेक्ट करना है, हाँ। वो सारा चीज़ हम यहाँ से ऑपरेट करते हैं। ये पूरा सिस्टम यहाँ से ये प्लांट के अंदर जा रही है। यहाँ जो है डिज़ाइन ऐसी है टेम्परेचर की कि बाहर से जो हवा आती है एयर और निकलती है वो 25 बार चेंज हो जाती है घंटे में। फिल्टर होके एयर आती है अंदर और एग्जॉस्ट होती है। डिस्टोनर वॉशर बोलते हैं इसको। अच्छा यहाँ पे जो उस पर धूल मिट्टी लगी होती है वो वॉश हो जाती है, अच्छा, और कुछ कंकर या कुछ भी आता है वो ये मशीन से निकल के बिन में आ जाता है। बिन में आ जाता है। डिस्टोनर एंड वॉशिंग इज द फर्स्ट प्रोसेस। अभी जो आपने आलू देखा बाहर से, जो कोल्ड स्टोरेज से डायरेक्ट आ रहा है, तो ऐसे आलू को धुला जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो साफ आलू होता है वो ये देखो, यहाँ पे आलू इस हॉपर में जाता है। हॉपर में वे होता है, वजन होने के बाद अंदर स्टीम पिलर में जाता है। अच्छा। बैच प्रोसेस में। हाँ। उसमें हाई प्रेशर स्टीम जाएगी तो वो जो ऊपर का छिलका है वो फट जाएगा। फट जाएगा। तो स्टीम पिलिंग इज द प्रोसेस। ये ब्रश वॉशर मशीन है, इसमें ब्रश लगी होती है। ब्रश के साथ में वो आलू का जो छिलका है वो निकल जाएगा। यहाँ पे ये नीचे से आलू जो आया हाँ, वो पूरा कटिंग के लिए जा रहा है, और ये कट होके पंप में नीचे जाएगा। हाँ। कट होके ये यहाँ पे आ जाएगा। मतलब इतना बड़ा प्लांट है ये, ठीक है। बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स यहाँ पर लगी हुई है। मैं फार्मटन कंपनी के अंदर हूँ और यहाँ पे फुल्ली ऑटोमेटेड मशीन है। मतलब आलू को उबालने के लिए, आलू को छीलने के लिए, फ्रेंच फ्राइज काटने के लिए, फिर उसके बाद उसमें भी क्वालिटी कि अच्छा वाला फ्रेंच फ्राइज जो है वो हाथ से नहीं चुनना पड़ रहा है, मशीन कर रही है। और ये जो सारा मशीन है वो नीदरलैंड से इंपोर्ट कराई हुई है। और गुजरात जो है वो ऐसे ही सेम जैसे इनकी कंपनी है, ऐसी 11 कंपनी है गुजरात के इस डिस्ट्रिक्ट डीसा, मतलब पूरे गुजरात में जहाँ जहाँ पे आलू बेल्ट है, मतलब नॉर्थ गुजरात में ही होता है आलू ज़्यादा जो है इज स्टार्टेड फ्रॉम डीसा। तो डीसा से पूरा नॉर्थ गुजरात में ये आलू ग्रो हो रहा नॉर्थ है। गुजरात में। तभी गुजरात जो है वो आलू का रिवोल्यूशन लिख पाया है। हाँ, जैसे बताइए। आपने देखा ये ऑप्टिकल सॉर्टिंग बोलते हैं। ऑप्टिकल इसमें सॉर्टिंग। कैमरा होता है। अच्छा, वो कैमरा जो डिफेक्ट्स है उसको
रिजेक्ट करके इस साइड चला जाता है। अच्छा वाला प्रोडक्ट उस तरफ आ जाता है। ये है प्लांचर, अच्छा इसमें पानी 70 to 80 डिग्री गर्म होता है अच्छा और इसके अंदर ये 5 से 10 मिनट तक अंदर प्रोडक्ट रहती है, अच्छा पार्सली कुक हो जाती है। पार्शली कुक होता है। यस, बाद में ये प्रोडक्ट पंप होके यहाँ आता है और ये आगे ड्राइंग में जाता है। आलू में ज़्यादातर 20% सॉलिड होता है, 80% वाटर होता है। अच्छा तो जो फाइनल प्रोडक्ट हम बेचते हैं उसमें 30 to 35% सॉलिड चाहिए हमको। अच्छा तो जो वाटर है अंदर का वो ज़्यादा, वो हम उसको इवोपरेट करते हैं। अब जो कुक होकर के जो फ्रेंच ये फ्राइज आ यहाँ रहे हैं, पे ब्लांच ड्राई होके प्रोडक्ट यहाँ आ जाती है। ओ ये फ्रेंच फ्राइज जो है वो ड्राई हो गया है पहली बात जतो और है। कुक भी हो गया है partially। पहली बात जतो है। यहाँ से ये ड्रायर के बाद ये प्रोडक्ट आगे ट्रैवल करके फ्राइंग में जा रही है। ऑटोमेटिक फ्रायर रहता है, इसमें ये प्रोडक्ट 1 मिनट रहेगा अच्छा 185 डिग्री टेम्परेचर पे और फ्राई करके आगे वो फ्रीजर में चला जाएगा। इसको IQF बोलते हैं, इंस्टेंट क्विक फ्रीजिंग। Okay। ये लंबा पूरा टनल जो है वो फ्रीजर है, इसमें -30 टेम्परेचर रहता है, 32 टेम्परेचर, अच्छा। -32 -32 टेम्परेचर रहता है, जो प्रोडक्ट को -18 तक ठंडा कर देता है। तो -18 पे ठंडा होने के बाद ये प्रोडक्ट 2 साल तक उसकी सेल्फ लाइफ मिलती है। अरे यार Yes। वो सब तो ठीक है, Now- इतनी गर्मी लग रही थी मुझे, लेकिन यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा अच्छा लग रहा है क्योंकि ये फ्रीजिंग हो रही है यहाँ। अभी एकदम ठंडा है, एकदम ठंडा है, ये फ्रीज होकर के अभी निकला है। हाँ ये पूरा फ्रेंच फ्राइज बन चुका है। फ्रेंच फ्राइज बन चुका है। अपने गुजरात के लिए क्या कहना चाहेंगे, पहले बताइए। गुजरात माने मीठा, गुजरात माने मीठा मीठा। मीठा। यस, हम बहुत मीठे लोग हैं, धंधेदारी लोग हैं और गुजरात का मिट्टी में ही धंधा है। ये यहाँ पे -18 होके प्रोडक्ट फ्रीजर से निकलती है। अच्छा ऊपर जो है वो ऑटोमेटिक वेइंग मशीन है, जितना हम वेट सेट करेंगे उतना ही होगा। उतना वेट नीचे आएगा और उतना वो बैगर पैक करके आगे जाएगा। ये जापान की मशीन है। ये वाली यस, ये जापान की मशीन है, ये ऑस्ट्रेलिया की मशीन है। ये ऑस्ट्रेलिया की है जापान बैगर, की है, या। और वो जो वेइंग वाली है वो जापान की है। तो यहाँ से ये बैग बनती हुई आप ऑटोमेटिकली देख रहे हैं, एक अभी 2.5 kg 2.5 किलो की बैग बन रही है अच्छा और ये यहाँ से मेटल डिटेक्टर से जा रही है। अच्छा तो मेटल अगर होगा कुछ भी तो ये रिजेक्ट कर देगा मशीन। ओके तो ये मेटल डिटेक्टर से होते हुए आगे पैकिंग इसका कार्टन में पैक होता है। और मतलब यहाँ पे देखो कुछ भी मतलब इंसानों की जरूरत ही नहीं है, फुल्ली ऑटोमेटेड मशीन है यहाँ पर। अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं? QC लैब में। लैब भी है यहाँ पे? यस, लेबोरेटरी इज देयर। वहाँ पे हम सारा प्रोडक्ट को टेस्ट करते हैं। हाँ लेंथ कितना है, अंदर प्रोडक्ट में सॉलिड कितना है, अच्छा उसका मॉइस्चर कितना है, अच्छा तो सारा लैब में टेस्ट होता है। ओके और अगर वो हमारे जो पैमाने हैं जो भी स्पेसिफिकेशन में नहीं आता है हाँ। तो वो प्रोडक्ट हम होल्ड करते हैं। ये जो है मशीन वो ऑटोमेटिकली कलर डिटेक्ट करती है, इसमें कितना कलर चाहिए। ये 0 माने वो ब्लैक है, 100 माने वो वाइट है। तो हमको जैसे अभी फ्रेंच फ्राइज में 63 कलर चाहिए, तो ये कलर से हम चेक करते हैं मशीन से। ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, कितना कलर इसमें हमको चाहिए, वो एवरी आवर वी चेक। अभी हम जाएंगे कोल्ड स्टोर, अच्छा यहाँ पे स्टोरेज होगा। ये बहुत ज्यादा यहाँ पे ठंडा है। ये -25 डिग्री टेम्परेचर है जहाँ पे ये प्रोडक्ट स्टोर होता है और ये ओ पूरा बाप रे। रैकिंग में स्टोर होता है। ऐसा लग रहा है कि पूरा ऐसा फ्रिज है। यस, ये जब ऑर्डर आएगा तो यहाँ से पिक करके फिर उसको डिस्पैच किया जाएगा। स्पेशली ट्रक होता है जो -25 में काम करता है। तो लोगों का तो बहुत मतलब इतने जो यहाँ पे काम करते हैं, कैसे काम करते हैं वो? वो उनको जैकेट्स, प्रोटेक्टिव क्लोथिंग दिया जाता है। रोहतंग वाला हाँ जो आपने बोला था कि भाई रोहतंग जैसे एहसास होगा। हाँ मुझे बिल्कुल रोहतांग जैसी एहसास हो गया। कुल्ली मनाली फेल है इधर तो बहुत ठंड है इधर, बहुत ज्यादा। ये यहाँ से फिर जैसे ऑर्डर आएगा वहाँ पे जो रैक में हाँ। लोकेशन वाइज हमारे पास रिकॉर्ड रहता है, कौन सी डेट है, कौन सी बैच नंबर है, टाइम के साथ वो ऑर्डर के अकॉर्डिंग गुड्स को dispatch हो पिक जाता किया है। जाता है। यस, अच्छा यहाँ से वो सारे वो डिस्पैच सेंटर है ये। डिस्पैच एरिया है यहाँ पे। ये ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट है, उसके हाइट के हिसाब से ये डॉक लेवलर है, अच्छा। एडजस्ट होता है। यस, ओके अब यहाँ पे ट्रक आएगा। ट्रक यहाँ पे
आएगा और यहाँ और से लोड ये- होगा और वो बाहर Yes, चला जाएगा। लोड होगा ये। कमाल। मैंने इस बार गुजरात को बहुत करीब से देखा। गुजरात के अंदर मैंने दो चीज़ें देखी। एक देखी मैंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और दूसरी मैंने देखी कोऑपरेटिव। एक पूरे डिस्ट्रिक्ट को जो है एक डेयरी ने एम्पावर किया जो कोऑपरेटिव वे में चलती है, जिसका कोई एक मालिक नहीं है। वहीं मैंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग देखी। पूरे देश में जो सबसे पहली बार जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हुई थी वो गुजरात के अंदर हुई थी, जिसमें मैंने सिस्टम देखा कि कैसे यहाँ पर सिस्टम पूरा बनाया गया, कैसे यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज की पूरी चेन बनाई गई है, कैसे यहाँ पे जो किसान है वो एम्पावर हुए। तो जब गुजरात सालों पहले 2090s के टाइम पे ये कर सकता था, तो क्या बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, उड़ीसा जैसे जो पिछड़े स्टेट्स हैं, क्या ये आज के डेट में, आज के नए भारत में नहीं कर सकते? ये सवाल है समाज से भी और सरकार से। बहुत ही जी जबरदस्त वीडियो देखने के लिए मिली। मैं ये समझता हूँ कि इंडिया क्यों इतनी तरक्की कर रहा है, इंडिया इतना पैसा बाहर से कैसे अपने मुल्क में ला रहा है, वो चीजें हमें अभी कुछ दिनों से वो वीडियोस देखने के लिए मिल रही हैं कि इंडिया किस तरीके से ऐसे ऐसे बड़े शाहकार जो है उन्होंने अपने मुल्क में जो है ऐसे जन्मे हैं उनके, जिन्होंने देखें कि अपने मुल्क में पैसा लाने के लिए कैसा कैसा बिजनेस बनाया, और देख लें कि कैसी कैसी मशीन इंपोर्ट की है, और इस मशीन को चलाने के लिए देखें कि वहां ऐसे दिमाग भी मौजूद हैं। देखें कि इस मशीन को अगर देख लें जो लास्ट में फ्रेंच फ्राइज वाली थी, ये कितनी बड़ी मशीन लगी हुई है और वो काम कर रही है। आलू की टेस्टिंग होगी, आलू सही और अच्छी क्वालिटी का आलू को पास किया जाएगा। मतलब ये मैंने ना खुद मैं दुबई में रह के ये काम करके आया हूँ, और मैं भी ऐसे कोल्ड स्टोरेज में रह के काम करके आया हूँ। हमारी कॉफी होती थी हमारे पास यूरोप की, उसे जो है ना ऐसे ठंडा करने के लिए स्टोर किया जाता था, तो मैं वहां काम करके आया हूँ। तो मैं देखता हूँ कि वाकई ये सारी चीजें मैंने दुबई में देखी हैं, मैं खुद इन कंपनियों में काम करके आया हूँ। तो बड़ी सिक्योर, यकीन करें, वहां जॉब होती है और बड़ी टफ जॉब भी होती है, बड़ा चीजों का ध्यान रखना होता है। तो ये सारी चीजें इंडिया बड़े अरसे से मैनेज कर रहा है, इसलिए हम देखते हैं कि इंडिया में इतना पैसा बाहर से आ रहा है। वो सारे जो रूल एंड रेगुलेशन होते हैं ना, उन सबको इंडिया फॉलो कर रहे हैं। इंडिया के देख लें कि किसान जो है इन चीजों को फॉलो कर रहे हैं और अपने मुल्क की इकोनॉमी में इतना बड़ा योगदान दे रहे हैं। तो ये वो चीज हमें देखने के लिए मिली, और साथ में अगर देखने के लिए मिलता है कि इंडियन मेहनत कितनी करते हैं और अपने मुल्क की इकोनॉमी में कितना बड़ा थंब वो बने हुए हैं। देख लें कि एक भाई साहब हैं, उनके बारे में आलू की प्रोडक्शन करते हैं और उनके भी स्टोरेज है जहां वो आलू जो है उनको स्टोरेज में सेव करते हैं और बाद में कंपनियों को सेल करते हैं। तो ये देखने के लिए मिलता है कि इतना पैसा इन्होंने लगाया है। हम सिर्फ कमाई की तरफ हमें नहीं देखना चाहिए, ये इनका रिस्क भी देखना चाहिए कि इन्होंने अगर 11-12 करोड़ कमा रहे हैं, एक महीने का हो यहाँ हो या एक साल का हो, तो इसके पीछे जो इनके ये पूरे स्टोरेज बने हैं, ये पूरी खेती करने के लिए जो इन्होंने स्टेप लिए हैं, तो ये देखने के लिए मिलता है कि इतना बड़ा रिस्क, इतने पैसे का रिस्क जो है इंडियन ले रहे हैं। इसी वजह से इंडिया ने आज इस जगह पे अपने मुल्क को बचाया है कि आज इंडिया पूरी दुनिया में, इंडिया का नाम है, पूरी दुनिया के हुक्मरान जो है इंडियन हुक्मरानों को देखते हैं तो वो सल्यूट करते हैं और उनसे बात करते हैं। तो मेन जो चीज है, मेन जो रिसोर्सेज है वो ये है कि इंडियन लोगों ने अपने मुल्क की इमेज ठीक की है, अपने मुल्क में पैसा लाने के जराए बनाए हैं। इसी वजह से देखा जाए आज पूरे दुनिया में इंडिया को इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है। देख लें कि यहाँ इंडिया में जो देखें कि आलू को पैदावार जो उसकी करने से लेकर वो आलू किस तरीके से स्टोर होता है, स्टोर होने के बाद कैसा उससे प्रोडक्ट बनता है, वो सारी चीजें के ऊपर काम कर रहे हैं। देखें कि 1 अरब 40 करोड़ की आबादी भी अगर मान ली जाए, तो इंडिया में ही अगर बंदा इंडिया के लिए ही प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दे और अपने मुल्क के प्रोडक्ट यूज करना शुरू कर दे। देखें हमने ये सुना था कि जो लेज जो है, मैंने ये सुना था, मैं खुद ऐसी कंपनी में भी काम करके आया हूँ कि लेज की जो कंपनी होती है वो आउट ऑफ कंट्री से उसका सारा प्रोडक्ट बनता है, दूसरे मुल्कों में शिफ्ट होता है। पर इंडिया में लेज ने ऐसा उसे एग्रीमेंट करना पड़ा कि इंडिया से ही उसे आलू खरीदने हैं, इंडिया में ही उस सब मशीनें लाकर लगाकर उन सारी चीजों को बनाना है। तो इसका क्या फायदा होगा, इंडिया के ही मजदूर लगेंगे, इंडिया में कंपनी लगेगी, इंडिया को टैक्स देगी। तो ये सारी चीजें 1 अरब 40 करोड़ की आबादी को जब ये चीजें सर्फ होंगी, तो ये पैसा अगर घूमेगा तो ये इंडिया को भी इसका बेनिफिट होगा। तो इंडिया ने अपने मुल्क में एक बहुत ही जबरदस्त सिस्टम जो है उससे बनाया हुआ है, जिसकी वजह से अगर देखा जाए तो हमें देखने के लिए मिलता है कि इंडिया स्टेबल है। इंडिया देख लें कि काफी ज्यादा ग्रोथ कर रहा है, इंडिया की इकोनॉमी इतनी ताकतवर है। 4थे नंबर पे भी इंडिया रहा है, अभी मैंने सुना कि इंडिया फिर 5वें नंबर पे आया है। ये हालिया जंगों की वजह से, हालात टफ की वजह से कुछ इकोनॉमी में थोड़ा फर्क आया, पर ये चीज मेन ये नजर आता है ना कि
कि इंडिया की आवाम जो है वो कितनी मेहनत करने वाली है, वो कितना अपना योगदान अपने कह लो के दे रही है, जिसके माध्यम से इतनी इंडिया की इकोनॉमी मजबूत है। और यहाँ हमें देखने के लिए मिला भाई साहब जो है 70 एकड़ में भी अपनी फसल बो रहे हैं और उसका बेनिफिट लाभ उठा रहे हैं। और साथ में अगर देखा जाए बड़े बड़े स्टोरेजेस बनाकर उसमें भी चीजों को सिक्योर कर रहे हैं, तो ये चीजें नजर आती हैं। ये चीजें, ये प्रोडक्ट जो है आउट ऑफ कंट्री में भी जाते हैं ना, तो इसकी ये चीज देखने के लिए आती है, खटाणु और ये चीजें नहीं होती। तो आउट ऑफ कंट्री वाले कंपनियां जब आती हैं, वो अपना कोई भी बिजनेस का एग्रीमेंट करती हैं, तो देखती हैं कि यहाँ सफाई का क्या मामलात हैं। फिर इसके बाद देखते हैं कि मशीनें जो काम कर रही हैं उनकी की सफाई देखी जाती है। फिर उसके बाद कोल्ड स्टोरेज को देखा जाता है। तो ये सारी चीजें जब परफेक्ट हो जाएं हों तो फिर एग्रीमेंट होते हैं। तो इंडिया में पैसा किस तरीके से आ रहा है वो हमें कुछ ना कुछ इस वीडियो के माध्यम से देखने के लिए मिला। बाकी अगर देखा जाए तो जो गुजरात है उसका भी हमें पता चला, वहां में बड़ी कंपनियां क्यों लगती हैं, वहां बड़ी कंपनियां लाके किस तरीके से ये सारा काम करती हैं, वो यकीन करें देखने के लिए मिलता है। और ये चीज नजर आती है कि जो मैंने दुबई में जो सफाई और सुथराई का निजाम देखा था, और मैंने वहां देखा था बड़ी बड़ी कंपनियां किस तरीके से इतना पैसा बना रही हैं, तो वो चीज इंडिया में भी मुझे इस वीडियो के माध्यम से देखने के लिए मिली कि इंडिया ने भी वो सारा निजाम, वो सारा सेटअप अपने मुल्क में लगाया हुआ है। और बड़ी बड़ी कंपनियां जो है उनसे मशीनें परचेज करके ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि इंडिया जो है आज तरक्की के मैदान में बहुत आगे है। बिल्कुल जी, बहुत ही बढ़िया बात है। ये गुजरात की एक स्टेट है और इस स्टेट का नाम उड़ीसा बताया जाता है। और यहाँ पे किसान जो हैं वो इतने खुशहाल नहीं थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपना जो काम है उसको आगे बढ़ाया और अपने काम को एक बिजनेस के रूप में उन्होंने आगे लेकर आने की कोशिश की और उस कोशिश में वो कामयाब भी हुए। रास्ते में चुनौतियां तो आती हैं, लेकिन खेता भाई जैसे बड़े हौसले और बड़ी हिम्मत वाले जो लोग होते हैं वो पीछे नहीं हटते और जिंदगी में रिस्क जो है वो तो लेना पड़ते हैं। हालांकि शुरू में इनको बैंक से लोन जो है वो भी लेने पड़े और काम इन्होंने स्टार्ट किया। आज एक बहुत बड़ी कंपनी के ये मालिक बने हुए हैं और उस कंपनी में आलू जो है वो किस तरह से आता है, कैसे चेकिंग होती है, किस तरह से आगे जो है वो लेज वगैरह बनती हैं, चिप्स वगैरह बनती हैं, वो सारी चीजें इन्होंने दिखाई हैं यहाँ पर। और सफाई सुथराई का बड़ा ही खास तौर पर ख्याल रखा जाता है। अर्चना दीदी जो है ना, इनका मकसद ही यही है कि इस तरह के वीडियोस दिखाकर जो दूसरे लोग हैं उनको मोटिवेट करना कि भाई आप भी किसी से कम नहीं है, आप भी खेता भाई की तरह आगे बढ़ सकते हैं और अपनी जिंदगी को चेंज कर सकते हैं। जिस तरह से उन्होंने देखे 50 बीघा से शुरू किया, फिर वो 700 बीघा पर अभी वो काम कर रही हैं। तो इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता काम जो है वो आगे बढ़ता है। और खेता भाई आज देखे कि कितनी ज्यादा उन्होंने तरक्की की है और उसके बाद देखे कि बहुत सारे ऐसे लोग यहाँ पे मौजूद हैं जिनको रोजगार भी मिला है। और ये जो पूरा प्रोसीजर है ये इन्होंने दिखाया है कि किस तरह से ये सारा होता है कि आलू जो है वो उसकी क्वालिटी होती है, आलू की किस्में होती हैं। हम तो बस आलू ही सुनते आए हैं कि, लेकिन ये है कि आलू में भी कई अकसाम होती हैं और उसमें से वो चूज किया जाता है और उसके बाद जब वो क्वालिटी मैच करती है फिर उसके बाद उसको जो है अनलोडिंग किया जाता है। और फिर एक ऐसी जगह भी इन्होंने दिखाई है जी जहां पे -25 जो है वो कह लें कि कूल्ड सिस्टम है और इतनी ठंड है कि ये तो बर्दाश्त नहीं कर सकी। लेकिन इतनी ठंड में जिन लोगों ने काम करना है वहां पे उन लोगों को बाकायदा यूनिफॉर्म दिया जाता है, क्योंकि -25 अगर टेम्परेचर है तो जाहिर सी बात है कुल्फी जम जाती है बंदे की। तो इतना तो काफी मुश्किल होता है इस चीज को सहन करना। लेकिन बाकायदा उन लोगों के लिए यूनिफॉर्म बने हुए हैं और मशीनरी जो है वो जापान की भी है, ऑस्ट्रेलिया की भी है, मुख्तलिफ कंट्रीज की मशीनरी यहाँ पे लगाई गई है जिसमें इंसान जो है वो कम ही काम करते हैं। अब तो टेक्नोलॉजी जो है वो इतनी ज्यादा तरक्की कर चुकी है कि उसमें ज्यादातर मशीनों से काम किया जाता है। तो बहुत बढ़िया लगा जी, खेता भाई की तरह लोग बहुत ज्यादा यहाँ पे गुजरात में मौजूद हैं। गुजरात में एक बहुत बड़ा चेंज जो है ना अभी नजर आ रहा है। बिल्कुल जी, अगर देखा जाए तो दूसरे राज्यों को भी जो है अर्चना दीदी जो है वो समझा रही है कि आप भी अपने एरिया में इस तरीके की कंपनियां लगा के अपना कारोबार शुरू करके अपने राज्य को आगे बढ़ा सकते हैं। यकीन करें सारे इंडियन ही अगर देखा जाए जो यूट्यूबर हैं वो भी बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं। ये चीजें पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं कि इंडिया किस लेवल का काम करता है। और साथ में अगर देखा जाए तो जो कंपनियां हैं बनी हुई हैं, जो वो लोग किस लेवल का काम कर रहे हैं, तो पूरे इंडियन मिल के अपने मुल्क को इतना आगे और तरक्की याफ्ता बनाया है। तो बड़ी जबरदस्त जानकारी होती है, हर रोज इंडिया से हमें देखने के लिए मिलती है।
बिल्कुल जी, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट सेशन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।